मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मुख्य विषय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद की आलोचनात्मक दृष्टि। आइए सबसे पहले हम उनके संक्षिप्त परिचय की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद हिंदी में कवि के रूप में सुविख्यात हैं। वे छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ व प्रवर्तक कहे जाते हैं। उनके जन्म की अगर बात करें तो 1889 में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी होने के साथ साथ साहित्य में रुचि रखते थे। उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों का आना जाना इनके घर में होता था। बालक जयशंकर प्रसाद पर साहित्य और धार्मिक वातावरण का प्रभाव बचपन से ही पड़ा। पिताजी की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण संपन्न परिवार शीघ्र ही आर्थिक संकटों से घिर गया, जिसे जयशंकर प्रसाद जी को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद उनके बड़े भाई ने उन्हें 4 वर्षों के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने इनका कार्य दोबारा से अध्ययन करिए शुरू करवाया था, लेकिन जयशंकर प्रसाद के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ आ जाता है और घोर विपदा में उन्होंने स्वाध्याय से ही सारी चीज़ें सीखी है। उन्होंने व्यापार करने के साथ साथ हिंदी की सेवा की है। यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो जाने के कारण 48 साल की आयु में ही उनके निधन हो गया सन 1937 में। उन पर शैव दर्शन का प्रभाव रहा है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के घोर समर्थक रहे हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन और गहन अध्ययन करके हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद अपने छोटे से जीवन काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना करके गए हैं, जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। उनकी साहित्यिक रचनाओं को इस प्रकार हम देख सकते हैं। काव्य रचना है लहर, आंसू, झरना, कामायनी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। नाटक भी आपको पता होगा, विशाख, जयश्री, चंद्रगुप्त, एक घूट, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। उपन्यासों की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती उनका अधूरा उपन्यास है। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशद्वीप, पुरस्कार और निबंध में काव्य कला और अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद की आलोचना क्रम की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा मुख्य प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद मूलतः एक कवि रहे हैं, परंतु आलोचना का क्रम भी उन्होंने साथ साथ किया है। जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी बहुत सारी स्थापनाएं हम देखते हैं। गंभीरता के साथ उन्होंने चित्रण किया है। हिंदी के छायावादी काव्य चिंतन का सुस्पष्ट निर्देशन व विवेचन हम जयशंकर प्रसाद के काव्य चिंतन में देखते हैं। उनके विचारों की समीक्षा की दृष्टि से बहुत ही गहरे व तात्विक नहीं है। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा जैसे तार्किक विचार या गहरे या तात्विक विचार उनके नहीं हैं, फिर भी उन्होंने स्वानुभूति से संबंध होने के कारण उससे निकट अपने जो विचार है वो रखने का प्रयत्न किया है। उन्होंने पश्चिमी दर्शन और पश्चिमी दर्शन से के प्रभाव को न ग्रहण करते हुए विचारों को विशुद्ध भारतीय साहित्य और दर्शन व संस्कृत के काव्य संस्कारों से घनीभूत प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिला है और सुसंस्कृत प्रांजल शैली में उन्होंने अपनी छायावादी कविता की तात्विक समीक्षा की है। जो इस प्रकार से हम उनके आलोचना क्रमों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। नंबर 1 है ये काव्य की आत्मा, जो आगे हम डिस्कशन इन्हीं बिंदुओं के आधार पर करेंगे। काव्य की आत्मा, रस चिंतन, काव्य और कला। उनके निबंध में उन्होंने काव्य के बारे में बताया है। काव्य की भाषा, काव्य में रहस्यवाद और काव्य का मानवतावादी दृष्टिकोण। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले करके इसको डाउनलोड कर सकता है। जयशंकर प्रसाद की आलोचना के मुख्य बिंदु लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये पॉइंटों के माध्यम से समझाने की एक कोशिश है। ये मेरी स्टूडेंट प्रीति द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा प्रयास।
काव्य की आत्मा के प्रश्न पर जयशंकर प्रसाद बहुत ही सीधे ढंग से विचार प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। काव्य की रचना में उन्होंने आत्मानुभूति को केंद्रीयता यानी उसकी दृढ़तापूर्वक स्वीकार की है। कविताओं में आत्मा की अनुभूति वे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि तुलसी और सूर के वात्सल्य वर्णन की तुलना करते हुए प्रसाद से ये सवाल उठाया है कि क्या कारण है कि रामचंद्र के वात्सल्य रस में वो बात, वो अभिव्यंजना, वो प्रभाव शक्ति नहीं है जितनी कि सूरदास के श्याम की है। छायावाद संबंधी विवेचन में प्रसाद जी ने स्वानुभूति आत्म अभिव्यक्ति को ही छायावाद कहा है और छायावादी रचनाओं का वैशिष्ट्य को रेखांकित करते हुए वे कहते हैं कि जो नए भाव छायावादी रचनाओं में आए हैं वे आंतरिक स्पर्श से ही पुलकित थे। छायावाद और यथार्थवाद के विषय में उन्होंने कुछ लिखा है। वे उनकी जो चिंतन परक दृष्टि का परिचायक है। छायावाद काव्य में जयशंकर प्रसाद ने सुयोग्य भाषा वैज्ञानिक की तरह विचार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस विषय में एक मत हैं और उनके विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिलते हैं। छायावाद का जो प्रभाव है वो विशेष लक्ष्य रखकर चले हैं और नवीन दृष्टि तथा नया वाक्य विन्यास उन्होंने अवश्य ही दिया है। प्रसाद के काव्य चिंतन अलंकारिता होते हुए भी छायावादी कविता और एक प्रकार की कविता के मात्र संबंध में अनेक दृष्टिकोण जिसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही आयाम पर अभिव्यक्त हुए हैं। प्रसाद कविता में न केवल स्वानुभूति की अभिव्यक्ति मानते हैं अपितु उनके प्रचलित परिपाटी से हटकर नए नए वाक्य विन्यासों की आवश्यकता भी महसूस करते हैं। उनकी मान्यता है कोलरिज और ब्लैक की स्थापनाओं की संगति में वो दिखाई दी है। काव्य में कल्पना तत्व के संदर्भ में प्रसाद ने जो मत कोलरिज के हैं उन्हीं से उनके मेल खाते शब्द दिखाई दिए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रस चिंतन पर जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संबंधी समग्र चिंतन है वो लोकानुभोग से ऊपर उठकर दार्शनिक धरातल प्रदान उसने किया है। काव्य के संबंध का हृदय से आगे ले जाकर आत्मा से उन्होंने जोड़ा है। वे काव्य में आत्मिक संघर्ष और करुणा को प्रमुखता से स्वीकार करते हैं। रस की महत्ता को उन्होंने स्थापित करते हुए काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ध्वनि को भी वे विवेक से जोड़ते हैं जबकि रस को आनंद से। जहाँ भारतीय नाटकों में उन्होंने रस की आनंदवादी परंपरा को देखा समझा है वहाँ पश्चिम के महाकाव्य में जीवन के प्रति त्रासदी दृष्टिकोण को भी स्वीकार करते हुए दोनों के बीच दार्शनिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की कोशिश उन्होंने की है। आइए तीसरे मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, काव्य और कला। जयशंकर प्रसाद कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म मानते हैं और पाश्चात्य काव्य विचारकों की भांति वे काव्य और कला को एक नहीं मानते, दोनों में अलग अलग संभावनाएं वो मानते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं बल्कि एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञानधारा से है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा प्रधान आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद की परिभाषा को मार्मिक कहा है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने भी प्रसाद की इस परिभाषा के संबंध में आगल रोमांटिक युग के कवियों के विचारों विशेषतः ब्लैक और कोलरिज के विचारों से जोड़ा है, किंतु सत्य यह है कि प्रसाद की परिभाषा मूल में भारतीय दर्शन का ही आधार है। काव्य की भाषा की बात कर लेते हैं। प्रसाद की काव्य की भाषा एवं उपयोगिता से अपनी मूल चिंतन में हमेशा उन्होंने बनाए रखा है। वैसे ही काव्य की भाषा को लेकर उन्होंने अलग कुछ नहीं लिखा है, लेकिन छायावाद में ही उन्होंने यह टिप्पणी बहुत ही सारगर्भित दी है। शब्दों के भिन्न प्रयोग से वे एक स्वतंत्र अर्थ उत्पन्न करने की शक्ति है। समीप के संबंध भी उन्होंने शब्द विशेष का नवीन अर्थ गोतक करने में सहायक होते हैं। भाषा के निर्माण में शब्दों के इस व्यवहार का बहुत हाथ होता है। अर्थबोध व्यवहार पर निर्भर करता है और शब्द शास्त्र में पर्यायवाची और अनेकार्थी अनेकवाची शब्दों इसके प्रमाण है। काव्य में शब्दों की ध्वनि योजना, उनका घोष, अल्पता, महाप्राणता और लय, छंद सभी का
संश्लिष्ट तौर पर तथा अर्थ संपदा को समृद्ध व अनेकार्थी बनाते हैं। कवि अपार इस सत्य को उनके मूल रूप में अपनी रचनात्मकता का हिस्सा बनाते हैं, तभी उसे प्रामाणिक लेखन माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद की बात अगर करते हैं तो कवि आलोचनात्मक जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक मूल अनुभूति के मुख्य धारा रहस्यवाद है और भारतीय विचारधारा में रहस्यवाद का स्थान न मिलने की वजह बताते हुए वे स्वीकार करते कि ऐसे आलोचक के मन में इस तरह की झुंझुलाहट है जो रहस्यवाद के आनंद को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रबल विरोध करते हैं। उल्लेखनीय है यह बात कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य में सांप्रदायिक रहस्यवाद को आयातित स्वीकार करते हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद विशुद्ध भारतीय इसे स्वीकार करते हैं। कबीर और जयसी का उदाहरण देकर प्रसाद जी ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कबीर और सूफी यदि रहस्यवादी कवि थे तो रहस्यवाद कविता अभारतीय कैसे हुई। छठे बिंदु की तरफ चलते हैं। काव्य में मानवीय भूमिका। जयशंकर प्रसाद के रचनात्मक यथार्थ को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस मत को भी अपनी दृढ़ता के साथ स्थापित करते हैं और यथार्थ को भी साथ लेकर चलते हैं। मानवीय भूमि अंत तक काव्य सृजन का आधार बनती है। वे सभी तरह के विचारों के बीच में संतुलन और समन्वय के समर्थक हैं। अपने काव्य चिंतन में प्रसाद ने शैव दर्शन की प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मान्यता को भी समावेश किया है। यह समरसता की स्थिति अभेद तत्व यानी कि शिव तत्व की स्थिति है तथा यह विषमता की स्थिति को पूरी तरह से भिन्न करती है। विषमता में द्वंद्व बने रहते हैं, जबकि समरसता में द्वंद्व पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। आलोचक प्रसाद यहाँ यह भी स्थापना करते हैं कि समरसता में पहुँचे हुए व्यक्ति को हानि, लाभ, जय, पराजय, सुख, दुख, जीवन, मरण, यश, अपयश प्रतीति अलग अलग न होकर एक ही रूप में होती है। उन्होंने साहित्य सृजन के प्रत्येक क्षेत्र में समरसता की स्थापना पर बल दिया है और दार्शनिक विचारधारा को मानव जीवन के नित्यार्थ काव्य सृजन के अनुरूप व्यवहारिक बना लिया है। जयशंकर प्रसाद ने आनंद पथ की ओर जाने वाली जीवात्मा के लिए सभी बातों को के संकेत किया है उनका, जिसके कारण सहज ही आनंद मानवीय आधार भूमि तक पहुंच जाता है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। काव्य और आलोचना का द्वंद्वात्मक विकास जारी है। रचना में आलोचना और आलोचना में रचना की पारंपरिक निरंतरता साहित्यिक आलोचना के लिए अभिप्रेरक है। जयशंकर प्रसाद का काव्य चिंतन कवि की अभ्यंतर का बाह्यकरण है। कविता के भीतर जो मर्म छिपा है उसका प्रकाश है। हिंदी साहित्य में छायावाद परंपरा में कवि आलोचक के रूप में दृढ़तापूर्वक उभर कर सामने आए हैं। प्रसाद मूलतः तो साहित्यकार हैं, लेकिन आलोचना क्रम में यानी कवि के रूप में ज़्यादा कवि और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आलोचना क्रम में भी उनका सार्थक हस्तक्षेप है। उनका समग्र काव्य चिंतन सृजन में निहित आलोचना दृष्टि को सजगता का प्रबल प्रमाण वो देते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जयशंकर प्रसाद की आलोचनात्मक दृष्टि स्पष्ट हुई होगी। एक आलोचनात्मक निबंध उन्होंने लिखा है, उस निबंध का नाम यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो में रचनाओं के अंतर्गत वो दिया हुआ है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट सही कर पाते हैं। धन्यवाद, बने रहिए।